हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे जो लास्ट क्लास से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इंटरनल इकोनॉमीज़ वाला। हाफ हो चुका था, हाफ रहता है, कंटिन्यू करेंगे। साथ ही उसकी जो सेकंड पार्ट बनता है प्रीक्योनरी इकोनॉमीज़ वो भी कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। इंटरनल इकोनॉमी का जो हमने पार्ट स्टार्ट किया था रियल इकोनॉमी, उसके अंदर नेक्स्ट पार्ट बनता है इन्वेंट्री इकोनॉमीज। इन्वेंट्री इकोनॉमीज में क्या होता है कि जब फर्म लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रही होती है तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो रॉ मटेरियल क्या करती है, लार्ज क्वांटिटी में परचेज करके उसको स्टॉक कर लेती है। स्टॉक कर लेते तो उसको कोई डर नहीं रहता कि इन फ्यूचर में अगर वो महंगा हो जाता है या फिर शॉर्ट सप्लाई हो जाती है मार्केट के अंदर, क्योंकि फर्म ने ऑलरेडी क्या किया, लार्ज क्वांटिटी में परचेज करके उसको अपने पास स्टोर किया हुआ है। ऐसे जो स्टोर्स होते हैं, स्पेयर्स पार्ट होते हैं, स्मॉल टूल्स होते हैं, उसको स्टोर करके रखती है फर्म। अगर मान लो मशीन ख़राब हो जाती है प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान तो ईजिली वो जो स्पेयर्स एंड टूल्स का इस्तेमाल करके मशीन को कंटिन्यू कर सकते हैं जिससे उसका प्रोडक्शन जो स्टॉप ना हो। तो यहाँ पे इन्वेंट्री इकोनॉमी कहते हैं कि जो लार्ज साइज फर्म होते हैं वो इन्जॉय करते हैं बहुत सारी टाइप की इकोनॉमीज इन्वेंट्री से रिलेटेड। जो बड़ी फर्में होती हैं वो लार्ज स्टॉक में खरीद लेती है रॉ मटेरियल को। अगर रॉ मटेरियल की शॉर्ट सप्लाई होती है मार्केट के अंदर या फिर महंगा हो जाता है वो, तो यहाँ पे फर्म को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसके पास ऑलरेडी क्या है, लार्ज स्टॉक है जो पड़ा है। ऐसी फर्में क्या करती हैं, स्टॉक कर लेती हैं लार्ज क्वांटिटी स्पेयर पार्ट्स को और स्मॉल टूल्स जो होते हैं जो मशीनों के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे अगर मशीन है जो सडनली रुक जाती है तो वो स्पेयर्स करके उसको ईजिली अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकती है बिना प्रोडक्शन को रोके हुए। नेक्स्ट आता है सेलिंग और मार्केटिंग इकोनॉमीज़। तो यहाँ पे सेलिंग मार्केटिंग इकोनॉमीज़ कैसे मिलते हैं फर्म को कि जब फर्म लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती होती है तो उसमें मार्केटिंग इकोनॉमीज़ मिलती हैं लार्ज स्केल पे सेल करने पे अपने आउटपुट को। जैसे एग्जांपल के लिए इकोनॉमीज़ मिल गई एडवर्टाइजमेंट की। ऐसे ही फर्म अपॉइंट कर लेते हैं खुद के जो सोल डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, अथराइज डीलर्स होते हैं। इकोनॉमीज़ मिलना रिसर्च और डेवलपमेंट की। जो लार्ज फर्म होती हैं वो क्या करते हैं, खुद के ही रिसर्च हैं वो करती हैं जिससे इम्प्रूवमेंट है जो क्वालिटी प्रोडक्ट की वो बढ़े और कॉस्ट क्या उससे कम हो। यानी कि टाइम टू टाइम फर्म क्या करती है, रिसर्च करवाती रहती है जिससे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी को और इम्प्रूव किया जा सके और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किया जा सके डाउन। दिस इनेबल द फर्म टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट, जिससे फर्म को क्या बेनिफिट मिलता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट का जो प्रोड्यूस कर सकती है। तो इस तरीके से सेलिंग और मार्केटिंग इकोनॉमी जो फर्म ले सकती है। नेक्स्ट आते हैं मैनेजरियल इकोनॉमीज़। मैनेजरियल इकोनॉमी कैसे ले सकते हैं, जब फर्म का साइज बढ़ जाता है तो बड़े बड़े जो एक्सपर्ट और एफिशिएंट टैलेंटेड जो मैनेजर होते हैं उनको अपॉइंट कर लेती है। और मैनेजमेंट क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइज कर जाते हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जो मैनेजमेंट को बांट दिया जाता है जिससे हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर एक एक्सपर्ट पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता है। जब हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर एक एक्सपर्ट पर्सन अपॉइंट किया होगा तो वो अपने डिपार्टमेंट की एक एक पल की नॉलेज है जो रखेगा। दिस एज द प्रोडक्शंस गोज ऑन इंक्रीजिंग, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और जो मैनेजमेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज इकोनॉमी। ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज इकोनॉमी कैसे ले सकते हैं, जो फर्म होते हैं लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती है तो उसके इकोनॉमीज मिलती है ट्रांसपोर्ट की और स्टोरेज की। क्योंकि जो बड़ी फर्में होती हैं उनके पास खुद के ही ट्रक होते हैं कैरी करने के लिए रॉ मटेरियल को और फिनिश प्रोडक्ट को। द फर्म्स ऑल्सो हैज़ इट्स ओन स्टोरेज एंड गोडाउन फैसिलिटी, खुद के उनके स्टोरेज और गोडाउंस होते हैं। इट कैन देयरफॉर स्टोर इट्स प्रोडक्ट व्हेन प्राइस इन द मार्केट आर नॉट फेवरेबल। जब प्राइस मार्केट के अंदर फेवरेबल नहीं होते हैं तो फर्म क्या करते हैं, उस केस में जितना मटेरियल होता है उसको स्टोर कर लेती हैं। ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटी हेल्प द फर्म टू सेल इट्स प्रोडक्ट एट द अपॉर्चुन टाइम एंड एट अ फेवरेबल प्राइस। ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज फैसिलिटी क्या हेल्प करती है फर्म की कि वो प्रोडक्ट को सेल कर पाती है बढ़िया टाइम, जब प्राइस क्या होता है फर्म की फेवर में होता है। उस टाइम पे फर्म क्या करती है, प्रोडक्ट को सेल कर देती है, यानी कि स्टोर कर लेती है जब प्राइस क्या होता है, अनफेवर होता है। तो उस टाइम पे फिर उसको उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं जब प्राइस क्या होता है, फर्म की फेवर में होता है। नेक्स्ट आते हैं रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज़। रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज़ में क्या होता है कि देखो, जब फर्म अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बना रही होती है तो उसमें उसका जो रिस्क होता है वो बंट जाता है। अगर एक प्रोडक्ट सक्सेस नहीं हो रहा, एक प्रोडक्ट से अच्छी सेल नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, दूसरे प्रोडक्ट को सेल करके ज़्यादा तो वो प्रॉफिट को कमा सकती है फर्म।
जिससे फर्म का रिस्क क्या हो जाएगा, बंट चुका है, डिवाइड हो चुके हैं। द लार्जर द साइज ऑफ बिजनेस द ग्रेटर द स्कोप फॉर स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क। जितना बड़ा साइज होगा बिजनेस का उतना ही स्कोप जो होगा रिस्क का वो क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, बंट जाएगी जो रिस्क होती है। दैट इज द फर्म कैन रिड्यूस रिस्क बाय स्प्रेडिंग द दैम ओवर ए नंबर ऑफ ऑपरेशन, यानी कि अलग अलग टाइम के काम करके फर्म क्या करती है, रिस्क को बांट देती है। रिस्क आर ऑल्सो रिड्यूस थ्रू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आउटपुट। जो रिस्क होते हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, बाय प्रोड्यूसिंग मोर देन वन आउटपुट, यानी कि एक से ज़्यादा आउटपुट को बना करके जो फर्म क्या करते हैं, रिस्क को रिड्यूस कर देती है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट, मार्केट को डाइवर्सिफाई करने का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा जगह पे क्या करना, अपने फिनिश प्रोडक्ट को सेल करना। एंड बाय डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लायर्स, सप्लायर्स डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो फर्म इनपुट लेती है, रॉ मटेरियल लेती है, वो एक से ज़्यादा सप्लायर से लेती है, तो यहाँ पे डाइवर्सिफाई सप्लायर है। इसका बेनिफिट क्या होगा कि रिस्क क्या हो जाएगा, बियर हो जाएगा। इसको कवर करते हैं एक पॉइंट को अच्छे से हम। आउटपुट और डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट क्या मिलेगा फर्म को कि अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड कम चली गई है तो उसको रिकवर कर सकती है फर्म, उस लॉस को रिकवर करेगी सेल करके दूसरे प्रोडक्ट को लार्ज क्वांटिटी में। एक प्रोडक्ट है जो कम सेल हो रहा है तो दूसरे प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करके फर्म ने क्या किया, लॉस को कवर अप कर लिया। अगर जो डिमांड है एक मार्केट के अंदर वो कम है कंपटीशन के कारण या कोई अदर रीज़न के कारण, तो जो फर्म क्या करती है डाइवर्सिफाई मार्केट का इस्तेमाल करेगी, तो वह इंक्रीज़ कर देगी सप्लाई दूसरी मार्केट के अंदर, जिससे रिस्क क्या हो जाएगा, लॉस का वो कम हो जाएगा। फर्स्ट मैंने आपको बताया डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आउटपुट, एक प्रोडक्ट है जो अच्छा नहीं बिक रहा, दूसरे प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल कर दो, लॉस को कवर अप कर लो। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट, एक मार्केट में कंपटीशन के कारण जो ज़्यादा सेल नहीं हो पा रही, दूसरी मार्केट में जाके ज़्यादा सेल कर दो, जिससे लॉस क्या हो जाए, कवर अप हो जाए। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लायर। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लायर्स का क्या रिजल्ट निकलेगा, कहते हैं कि जब एक से ज़्यादा सप्लायर से रॉ मटेरियल को परचेज किया जाता है तो एक सप्लायर मना करता है देने में रॉ मटेरियल, तो कोई बात नहीं, दूसरे सप्लायर से ले लेंगे। ऐसे ही जैसे फर्म जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती है तो वो 2 या 3 टाइप के जो प्रोसेस इस्तेमाल करती है, गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का, कोल का। अगर यहाँ पे स्ट्राइक हो गया कोल माइन के अंदर या फिर पावर फेलर हो गया तो लार्ज फर्म को क्या करेगा, बंद करने की जरूरत नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो कंटिन्यू कर सकते हैं प्रोडक्शन किसकी हेल्प से, गैस प्रोसेस की हेल्प से। क्योंकि 3 ऑप्शन है, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और कोल। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोल नहीं है, तो गैस के इस्तेमाल करके प्रोडक्शन कंटिन्यू किया जाएगा। इन द केस ऑफ मैनी सप्लायर, अगर सप्लायर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा फर्म को कि अगर एक सप्लायर रिफ्यूज़ करे सप्लाई करने में रॉ मटेरियल किसी भी रीज़न से, तो फर्म क्या करेगी, सप्लाई ले लेगी किसी दूसरे सप्लायर से रॉ मटेरियल की। द रिस्क ऑफ क्लोजर ड्यू टू नॉन सप्लाई ऑफ इनपुट इज दस एलिमिनेट। तो यहाँ पे जो नॉन सप्लाई के कारण जो रिस्क था वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुके हैं। तो इस तरीके से बच्चे रियल इकोनॉमीज थी। नेक्स्ट आती हैं पिक्योनरी इकोनॉमी। पिक्योनरी इकोनॉमी जो रिलेटेड होते हैं वो फाइनेंस से, पैसे से रिलेटेड होती हैं। पिक्योनरी इकोनॉमी ये वो इकोनॉमी होते हैं जो रियलाइज होती हैं पे करना लो प्राइस। किस चीज़ का लो प्राइस पे किया जाता है, फैक्टर का। वो फैक्टर जो यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोडक्ट के। तो जब बल्क बाइंग किया जाता है, ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदा जाता है, जब फर्म का साइज बढ़ जाता है तो बल्क बाइंग की जाती है, तो उससे क्या होता है कि लो रेट पे हमें मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। लो रेट पे हमें जो फैक्टर प्रोडक्शन है वो अवेलेबल हो जाते हैं। फर्म प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल, जब फर्म प्रोडक्शन करती है लार्ज स्केल के ऊपर, तो जो रॉ मटेरियल होता है वो लो प्राइस में मिल जाता है। सिंस दे हैव टू परचेज द सेम इन लार्ज बल्क, क्योंकि क्या करती है फर्म, रॉ मटेरियल को लार्ज बल्क में खरीदती है, इस कारण से उसको सस्ते रेट पे मिल जाता है। इसी तरीके से जो बैंक होती हैं वो लोन दे देती हैं बहुत सारे कंसेशन दे के, छूट दे करके, जो बड़े कस्टमर्स होते हैं। सच फर्म्स ऑल्सो enjoy large discount and commission on advertisement and publicity of their product। जब फर्में डिस्काउंट गेट करती हैं, कमीशन गेट करती हैं, एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी जब करवाती है अपने प्रोडक्ट की, जिससे उनको फाइनेंशियल इकोनॉमी से जो होती हैं। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये टॉपिक बनता था इंटरनल इकोनॉमी। नेक्स्ट क्लास से कवर करेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।